गुड आफ्टरनून क्लास 10। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स। हमारा सेकंड चैप्टर है एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स। तो आज हम स्टार्ट करते हैं ये चैप्टर। लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी व्हाट इज एन इंडिकेटर। इंडिकेटर क्या होता है? Indicator is a chemical compound. Indicator is a chemical compound. Indicator is a chemical compound which is added to the solution in very little amount to detect its acidic or basic nature. इंडिकेटर एक ऐसा केमिकल कंपाउंड है। इंडिकेटर एक केमिकल कंपाउंड है जिसको हम किसी भी सॉल्यूशन में डाल के ये टेस्ट कर सकते हैं कि वो सॉल्यूशन हमारा एसिड है या बेसिक है। करेक्ट? एज दे शो कलर चेंज in acidic or basic medium, as they show color change in acidic or basic medium, they are also called acid base indicators. They are also called acid base indicators. They are also called acid base indicators. चूंकि ये जो इंडिकेटर्स होते हैं ये बेसिकली कलर चेंज शो करते हैं हमारे किसी भी एसिडिक सॉल्यूशन में या बेसिक सॉल्यूशन में। ये पर्टिकुलरली डिटेक्ट कर देते हैं कि हमारा सॉल्यूशन एसिड है या एक बेस है। दैट इज वाई इसी रीजन से इन इंडिकेटर्स को एसिड बेस इंडिकेटर्स भी कहा जाता है। So an acid base indicator is that substance which possess one color in acidic medium, and another color in basic medium. एसिड बेस इंडिकेटर वो इन सब्सटेंस होता है जो एसिड में अपना एक कलर शो करता है और बेस में दूसरा कलर शो करता है। इसी कलर चेंज के डिफरेंस से हम डिटेक्ट कर पाते हैं कि हमारा जो सॉल्यूशन इन क्वेश्चन, जिस सॉल्यूशन की हम बात कर रहे हैं, वो सॉल्यूशन हमारा एसिड है या वो सॉल्यूशन हमारा बेस है। क्लियर है सबको? लेट्स मूव। इंडिकेटर है दैट इज लिटमस। लेट्स नो
about litmus. It is most commonly used indicator. सबसे कॉमन, आप सब जानते हो इसके बारे में. It is the most commonly used indicator. It is a mixture of water soluble dyes. It is a mixture of water soluble dyes extracted from lichens. लिचन से ये डाइज एक्सट्रैक्ट की जाती हैं. जो लिटमस बनता है, जिस कलर से, जिस डाई से लिटमस बनता है, इट इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम लिचन. और पर्टिकुलरली जो लिचन है उसका नाम है स्पेशली रोसेला टिंटोर्निया. ब्रोसेला ये एक लाइचिन की वैरायटी है और इसी से स्पेशली वो डाई एक्सट्रैक्ट किया जाता है जिससे लिटमस हमारा बनता है. इट इज a purple color dye. It is a purple color dye and most commonly used. It is a purple color dye and most commonly used in laboratory. And most commonly used in laboratory. Clear है? पर्पल कलर का डाई, ये पर्पल कलर का होता है. आप सबने लिटमस पेपर देखा होगा. लिटमस पेपर इज पर्पल इन कलर, पर्पल कलर का होता है. और दिस इज द मोस्ट कॉमन इंडिकेटर विच इज यूज्ड इन लैबोरेटरी. स्कूल लैबोरेटरीज में तो मोस्टली इसी इंडिकेटर का यूज किया जाता है. थोड़ा आप हायर लेवल में आओगे तो और भी इंडिकेटर्स मिलेंगे, पर बेसिकली ये इंडिकेटर हर जगह, हर लैब में रहता है. लेट्स नाउ नेक्स्ट इंडिकेटर इज रेड कैप. नहीं, अभी इसमें तो हमने कलर चेंज नहीं देखा ना. लिटमस का क्या कलर चेंज होता है सारे मीडियम्स में, ये तो क्लियर है. मोस्ट कॉमनली यूज इंडिकेटर, इट इज अ मिक्सचर ऑफ वाटर सॉल्युबल डाइज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम लिचन, स्पेशली रोजेला टिंटोर्निया. इट इज अ पर्पल कलर डाई. अच्छा, इन न्यूट्रल मीडियम अगर किसी न्यूट्रल मीडियम, यानी ना वो एसिडिक मीडियम हो ना बेसिक मीडियम हो, किसी न्यूट्रल मीडियम में डालेंगे तो लिटमस का कलर एज इट इज पर्पल रहेगा. इन एसिडिक मीडियम लिटमस क्या हो जाता है? ब्लू. लिटमस क्या हो जाता है एसिडिक मीडियम में? इन एसिडिक मीडियम इट टर्न्स रेड एंड इन बेसिक मीडियम लिटमस टर्न्स ब्लू. अगर हमारा लिटमस किसी एसिडिक सॉल्यूशन में जाता है या किसी एसिड सॉल्यूशन में जाता है, अननोन सॉल्यूशन, अगर उसका कलर रेड हो गया तो हम जान जाएंगे कि वो एक एसिडिक सॉल्यूशन है. अगर उसका कलर ब्लू हो गया तो हम ये जान जाएंगे कि वो एक बेसिक मीडियम है. ओके, नाउ नेक्स्ट इज रेड कैबेज जूस. रेड कैबेज जूस. cabbage juice. Red cabbage juice. रेड कैबेज देखा है? एक्चुअली जो पर्पल कैबेज मिलता है मार्केट में, आपने देखा होगा, बिल्कुल वायलेट कलर का कैबेज मिलता है, बिल्कुल पर्पल कलर का, उसी को रेड कैबेज कह रहे हैं. उसके जूस का तो ऑब्वियसली इट इज पर्पल. पर्पल कलर का होता है, वेरी डार्क पर्पल, रेड कलर, और उसका जो जूस आता है वो थोड़ा रेडिश सा पर्पलिश सा होता है. इट इज पर्पल इन न्यूट्रल मीडियम. न्यूट्रल मीडियम में जाएगा तो इट इज पर्पल इन न्यूट्रल मीडियम. It is purple in neutral medium, in acidic medium. Acidic
एसिडिक मीडियम में अगर ये गया तो इट विल टर्न रेड और पिंक, ठीक है। रेड, ये जो हमारा रेड कैबेज का जूस होगा पर्पल कलर का, अगर एसिडिक मीडियम में जाएगा तो इट विल आइदर टर्न पिंक और इट विल टर्न इनटू रेड कलर। इन बेसिक मीडियम, और बेसिक मीडियम को आप क्या बोलते हैं? अल्कलाइन मीडियम। अब बेस सॉल्युबल इन वाटर इज नोन एज अल्कली। तो ये जो भी टेस्टिंग होती है, हम जो भी ये टेस्ट करते हैं एसिड और बेस का, वो हमेशा सॉल्यूशन में करते हैं, ड्राई में नहीं करते। वी डू इट इन सॉल्यूशन, किसी भी सॉल्यूशन का टेस्ट करते हैं तो हम इजीली उसको अल्कलाइन लिख सकते हैं। इन बेसिक मीडियम इट इज, तो इट टर्न्स ग्रीन। क्या? नाउ द नेक्स्ट इज टर्मरिक जूस। टर्मरिक, हल्दी, टर्मरिक जूस। टर्मरिक जूस में इट इज किस कलर का होता है? ऑब्वियसली येलो। इट इज येलो इन कलर। इन न्यूट्रल मीडियम, तो न्यूट्रल मीडियम में ये जाएगा तो कोई चेंज नहीं आएगा इसके कलर में, ये अपना कलर रखेगा, एज सच रहेगा। इन एसिडिक मीडियम, एसिडिक मीडियम में अगर ये जाएगा तो भी इसका कलर एज सच रहेगा, कोई चेंज नहीं आएगा इसके येलो कलर में। और इन अल्कलाइन मीडियम, टर्मरिक जूस will become turns reddish और deep brown। आप लोगों ने कभी हल्दी के ऊपर, हल्दी का अगर दाग लग जाए कपड़े में तो आप उसके ऊपर साबुन घस के देखो। साबुन तो अल्कलाइन होता है, बेसिक होता है, जो हमारा सोप डिटर्जेंट होता है। तो ये आप उसके ऊपर रगड़ के देखो, जैसे ही वो अल्कलाइन मीडियम के टच में आता है, आपका जो हल्दी वाला कलर है वहाँ पे बिल्कुल रेड हो जाता है या ऑलमोस्ट ब्राउनिश जैसा हो जाता है। वही हल्दी का कलर का चेंज शो कर रहा है, वही चेंज वो शो करता है, वही कलर चेंज शो करता है अगर हम टर्मरिक जूस को बेसिक मीडियम में डालते हैं। एसिडिक मीडियम में टर्मरिक विल शो नो चेंज। एक और इंडिकेटर है जो बहुत यूज होता है लैबोरेटरीज में, वो है, दो इंडिकेटर्स हैं, एक होते हैं फिनोप्थैलीन और दूसरा होता है मिथाइल ऑरेंज। एक है फिनोप्थैलीन और दूसरा है मिथाइल ऑरेंज। फिनोप्थैलीन का जो सॉल्यूशन है, फिनोप्थैलीन को हम किसी भी सॉल्यूशन में एक ड्रॉप डाल के देखते हैं, फिनोप्थैलीन का कलर चेंज शो करेगा। तो इन न्यूट्रल मीडियम कलरलेस होगा फिनोप्थैलीन। कोई भी इंडिकेटर जब भी यूज किया जाता है, बहुत लिटिल अमाउंट में यूज किया जाता है, 1 या 2 ड्रॉप यूज किया जाता है। और ऑब्वियस सी बात है कि हम जिस भी सॉल्यूशन का एसिडिक और बेसिक कैरेक्टर टेस्ट कर रहे हैं, हम उस सॉल्यूशन का भी थोड़ा सा क्वांटिटी लेते हैं। ये नहीं कि हम उस सॉल्यूशन का पूरा क्वांटिटी ले लें और उसमें हम 1-2 ड्रॉप डालें। किसी भी सॉल्यूशन का एसिडिक और बेसिक कैरेक्टर चेक करने के लिए सॉल्यूशन का थोड़ा सा हिस्सा लिया जाता है और उसमें जस्ट 1 or 2 ड्रॉप्स ऑफ इंडिकेटर ऐड किया जाता है टू ऑब्जर्व द कलर चेंज। इन एसिडिक मीडियम ये स्टिल कलरलेस रहता है। इन एसिडिक मीडियम में भी ये कलरलेस रहता है। और इन बेसिक मीडियम ये हमारा पिंक हो जाता है। क्लियर है सबको? एक हमारा इंडिकेटर है मिथाइल ऑरेंज।
orange. Methyl orange. Methyl orange, it is an orange red. Orange red कलर का डाई होता है ये. It is an orange red dye. Orangish red होता है. ना पूरा रेड है ये, ना पूरा ऑरेंज है. It is an orangish red dye. Neutral medium. Obviously neutral medium में तो अपना ही कलर रखेगा. In neutral medium no change. ठीक है. In acidic medium it will turn red, and in basic medium yellow. क्लियर है? सबको क्लियर है? तो ये तो हमारे कुछ, ये हमारे कुछ नॉर्मल इंडिकेटर्स हैं जो हम मतलब सॉल्यूशन में या लिक्विड के फॉर्म में हम ये यूज करते हैं. अब हम देखते हैं कुछ ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स. ठीक है, लेट्स हैव सम ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स. ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स मतलब है कि उनको हम डिटेक्ट करते हैं उनके स्मेल में जो चेंज आती है उससे. ये तो हम ऑब्जर्व करते हैं, कलर चेंज ऑब्जर्व करते हैं. अब हम ऑब्जर्व करेंगे कि ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स में हम उसकी स्मेल से ऑब्जर्व करेंगे कि हमने जो सॉल्यूशन लिया है वो एसिडिक है या बेसिक है कैरेक्टर में. ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स. olfactory indicators. Olfactory indicators. Olfactory indicators are those substances. Olfactory indicators are those substances which have one odor. Smell. Odor means smell. Which have one odor in acidic medium and another in basic medium. अगर एसिडिक मीडियम में हम डालेंगे तो वो एक अलग तरह से स्मेल करेगा और बेसिक मीडियम में डालेंगे तो वो कुछ डिफरेंट सा स्मेल करेगा. तो इसी ऑर्डर के बेसिस पे जब हम जो डिसीजन होता है, जो इंडिकेटर ऑर्डर के बेसिस पे यूज किए जाते हैं कि हम उसको ऑर्डर के बेसिस पे डिटेक्ट कर सके, उनको कहा जाता है ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर. इसमें दो है हमारा, एक है हमारा अनियंस और दूसरा है हमारा वेनिला एक्सट्रैक्ट. अनियन पेस्ट और जूस ऑफ अनियन. पेस्ट और जूस ऑफ अनियन लूज. अनियन की कितनी पंजेंट सी, मतलब पंजेंट नहीं, थोड़ी बड़ी स्ट्रॉन्ग सी स्मेल होती है अनियन की. तो पेस्ट और जूस ऑफ अनियन लूज इट्स ऑडर यानी स्मेल व्हेन एडेड विथ बेस. बेस में अगर आप इसको डालोगे तो अनियन की जो एक पर्टिकुलर सी स्मेल होती है वो स्मेल चली जाती है, लेकिन इट डज नॉट शो एनी चेंज इन स्मेल विथ एसिड. इट डज नॉट शो एनी चेंज इन स्मेल. It does not show any change in smell with acid. क्लियर है? बेस में अगर हम अनियन जूस को, अनियन के पेस्ट को या अनियन के जूस को डालेंगे तो अनियन की जो एक कैरेक्टरिस्टिक स्मेल होती है वो बेस में डालते ही वो स्मेल खत्म हो जाती है, लेकिन एसिड में डालने पर उसमें कोई भी चेंज नहीं आता है अनियंस के ऑर्डर में. नाउ सेकेंड वन इज वेनिला एक्सट्रैक्ट. वेनिला एक्सट्रैक्ट. वेनिला तो आपने सब आइसक्रीम खा रखी है सबने वेनिला की, सब वेनिला का फ्लेवर तो सभी जानते हैं. बहुत इजीली आप उसके ऑर्डर से बता सकते हैं कि हाँ ये वेनिला फ्लेवर है. लेट्स सी.
वैनिला एक्सट्रैक्ट। बेटा ये वो वैनिला एक्सट्रैक्ट नहीं है जो हम लोग यूज करते हैं नॉर्मल डेली में, जो हम लोग इतनी छोटी छोटी शीशियाँ लाते हैं। वैनिला एसेंस जिसको बोलते हैं वो दैट इज वैनिला एसेंस। वो एक एसेंस है सिर्फ। वेनिला एक्सट्रैक्ट एकदम ओरिजिनल वेनिला एक्सट्रैक्ट होगा, दैट इज ब्राउन इन कलर, बहुत डीप ब्राउन इन कलर होता है। इट्स वेरी कॉस्टली और बहुत डीप ब्राउन इन कलर होता है। वो आप देखना, सर्च कर, आप उसको सर्च करके देखना, आप उसको देख पाओगे। लेकिन ये जो हम यूज़ करते हैं घर में या आप जो आइसक्रीम्स वगैरह खाते हो उसमें जो वो एसेंस, दैट इज सिंपली एसेंस, को ओरिजिनल वेनिला एक्सट्रैक्ट नहीं होता है। अच्छा, वेनिला का लेकिन वो एसेंस है। आप वेनिला का स्मेल, वेनिला का अडर तो आप सब पहचानते हो। इट हैज अ कैरेक्टरिस्टिक स्मेल, इट हैज अ कैरेक्टरिस्टिक स्मेल, इट हैज अ कैरेक्टरिस्टिक स्मेल, इट हैज अ कैरेक्टरिस्टिक स्मेल विच इज स्वीट, विच इज थोड़ी स्वीट स्वीट सी, उसको स्मेल करो तो स्वीट स्वीट सा स्मेल आता है ना। It is a characteristic smell which is sweet. The smell of vanilla extract, the smell of vanilla extract, the smell of vanilla extract vanishes with base, vanishes with base. बेस में अगर आप डालोगे तो वैनिला की जो स्वीट स्वीट सी स्मेल है that vanishes, but it is retained in acidic medium, but it is retained in acidic medium. Acidic medium में अगर आप उसको डालोगे तो उसके अडर में कोई चेंज नहीं आता है वेनिला एक्सट्रैक्ट। ठीक है, दिस वाज अबाउट इंडिकेटर्स। इंडिकेटर्स क्या होता है एंड फ्यू टाइप्स ऑफ इंडिकेटर्स। क्लियर है? चलो लेट्स मूव फर्दर। व्हाट इज एन एसिड। हम सबसे पहले देखते हैं व्हाट इज एन एसिड। लिबिग ने डिफाइन किया था, लिबिग साइंटिस्ट थे जिनके नाम लिबिग। एक्चुअली आप जब लैब में काम करोगे तो आप एक लिबिग कंडेंसर, हायर क्लासेस में जाओगे 11th-12th में, लैब में जब काम करोगे तो एक लिबिग कंडेंसर देखोगे, उसको लिबिग कंडेंसर कहा जाता है। इन्हीं के नाम पे लिया गया है। लिबिग डिफाइंड एसिड्स। लिबिग ने एसिड को डिफाइन किया था एज एसिड्स एज, उन्होंने डिफाइन किया था अ कंपाउंड विच कंटेन्स वन और मोर, अ कंपाउंड विच कंटेन्स वन और मोर, अ कंपाउंड विच कंटेन्स वन और मोर hydrogen atoms, a compound which contains one or more hydrogen atoms, replaceable partially or completely, replaceable completely or partially, replaceable completely or partially by a metal or a positive radical, ion radical, to produce a salt. लिविंग का कहना था कि मेटल एक ऐसा कंपाउंड होता है जिसमें एसिड एक ऐसा कंपाउंड होता है जिसमें हाइड्रोजन एटम्स प्रेजेंट होते हैं, और ये जो हाइड्रोजन एटम्स हैं वो बहुत इजीली रिप्लेसेबल है। या तो ये अब जैसे इसमें एक हाइड्रोजन एटम है तो ये रिप्लेस होके बना लिया ये, और ये हमारा हो गया, ठीक है, सॉरी
दिया, मेटल के आयन ने उसको रिप्लेस कर दिया। हो सकता है ये ऐसा हो प्लस M प्लस, तो हो सकता है जो हमारा कंपाउंड बन रहा है वो उसमें कुछ हाइड्रोजन रह जाए, उसमें कुछ हाइड्रोजन रह जाए। तो यहाँ कंप्लीटली और पार्शियली कहने का ये मतलब है कि एसिड एक ऐसा कंपाउंड होता है जिसमें हाइड्रोजन एटम्स प्रेजेंट होते हैं और ये हाइड्रोजन एटम्स कंप्लीटली रिप्लेस कर सकता है कोई भी पॉजिटिव आयन या मेटल का आयन, या उसको पार्शियली आधा अधूरा रिप्लेस कर रहा है। इसमें से पूरी तरह सारे हाइड्रोजन एटम्स को नहीं हटा सका, कुछ को पार्शियली उसने रिप्लेस कर दिया और ये जो बना दिस इज सॉल्ट, सॉल्ट का फॉर्मेशन करता है। ये लिविक का कहना था, ठीक है। मतलब लिविक ने इस तरह एसिड को डिफाइन किया था। अब हम पहले कुछ जनरल कैरेक्टरिस्टिक देख लेते हैं एसिड का। एसिड्स हैव सावर टेस्ट, सावर खट्टा, साइट्रिक। नींबू देखा है, नींबू का कैसा टेस्ट है? नींबू में क्या होता है? साइट्रिक एसिड होता है, खट्टा खट्टा होता है ना। तो एसिड्स हैव सावर टेस्ट। ऑलमोस्ट ऑल द एसिड्स हैव सावर टेस्ट। दे टर्न ब्लू लिटमस रेड, दे टर्न ब्लू लिटमस रेड। एसिड्स ब्लू लिटमस को रेड कर देंगे। नॉर्मल पर्पल लिटमस भी आप यूज करो तो वो रेड कलर का हो जाएगा। मिथाइल ऑरेंज का क्या होगा? मिथाइल ऑरेंज, मिथाइल ऑरेंज टर्न्स रेड, मिथाइल ऑरेंज टर्न्स रेड। बेटा कोई भी इंडिकेटर, मैं बार बार बता रही हूँ इस बात को आप हमेशा याद रखिएगा कि कोई भी इंडिकेटर जो हम यूज कर रहे हैं लिक्विड फॉर्म में, उसको हम 1 या 2 ड्रॉप ही यूज करते हैं टेस्टिंग के लिए। मिथाइल ऑरेंज रेड कलर का हो जाएगा अगर हम उसको एक एसिडिक मीडियम में टेस्ट करें। ऑलमोस्ट ऑल एसिड्स आर कोरोसिव इन नेचर, ऑलमोस्ट ऑल एसिड्स आर कोरोसिव इन नेचर, ऑलमोस्ट ऑल एसिड्स आर कोरोसिव इन नेचर। कोरोसिव मतलब खराब कर देना, किसी भी सरफेस पे अगर वो चीज गिर गई, एसिड गिर गया तो वो सरफेस खराब हो जाती है, वो सरफेस खुरदुरी हो जाती है, वहां देखते हो अजीब वो जल जाती है वो जगह पे, वहां पे वो नॉर्मल नहीं रहती, कोरोड हो जाती है, खराब हो जाती है वो जगह अगर एसिड्स कहीं गिर जाता है तो बेसिकली जो हमारे एसिड्स होते हैं दे आर कोरोसिव इन नेचर। ठीक है, आगे देखिए और क्या है हमारा। They are never stored in metal containers. मेटल कंटेनर्स में हम उसको स्टोर नहीं कर सकते क्योंकि मेटल्स के साथ बहुत इजीली एसिड्स रिएक्ट कर जाता है। मोस्टली आर नेवर स्टोर्ड इन मेटल कंटेनर्स। मेटल कंटेनर्स बहुत रेयरली हम उसको मेटल कंटेनर्स रेयरली नहीं, आई एम सॉरी, वी नेवर यूज मेटल कंटेनर्स टू स्टोर एसिड्स। बहुत इजीली मेटल्स को वो करोड कर देगा, मेटल को खा जाएगा। खा जाने का मतलब है वो मेटल के साथ रिएक्ट कर जाएगा। इसी वजह से एसिड्स को हमेशा केयरफुली बट विदाउट एनी मेटल कंटेनर स्टोर किया जाता है। नॉर्मली इसको स्टोर करने के लिए ग्लास के बॉटल्स यूज किए जाते हैं या सिरामिक की बॉटल्स यूज की जाती है। आप अपने लैब में देख लो, लैब्स में भी आपको जितने भी एसिड्स होंगे वो बड़े बड़े में भी स्टोर हैं, तो दे आर ग्लास कंटेनर्स या सिरामिक कंटेनर्स। आपको छोटी में भी आप जो आपकी जो बॉटल्स होती हैं वो सारी ग्लास की बॉटल्स होती हैं, तो इनको स्टोर करने के लिए या तो ग्लास कंटेनर्स का यूज किया जाता है या सिरामिक कंटेनर्स का हम यूज करते हैं। क्लियर है सबको? चलिए अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। ये तो हुआ एसिड, सॉरी मैंने यहाँ लिखी, ये है हमारा एसिड, ये हुआ एसिड का इंट्रोडक्शन। ठीक है, नाउ लेट्स सी व्हाट इज अ बेस। लेट्स सी व्हाट इज अ बेस।
see what is a base. Bases are substances. Bases are substances that have bitter taste. That have bitter taste, soapy in touch, and turns red litmus blue. ये आप सब जानते हैं. बेसिस जो होते हैं हमारे वो बिटर होते हैं, कड़वे. बेसिस आर बिटर इन टेस्ट, सोपी इन टच. सोपी इन टच का जब सोप को छूते हो तो आपको कैसी फीलिंग आती है? तो एग्जैक्टली वही सोपी सोपी सी फीलिंग आएगी अगर आप एक बेस को टच करो तो. एंड बेसिस टर्न रेड लिटमस ब्लू. अब लिटमस तो आपको पता चल गया, इट विल टर्न रेड लिटमस ब्लू. अच्छा, ब्लू लिटमस के साथ क्या होगा? नो कलर चेंज इन ब्लू लिटमस. नो कलर चेंज विथ ब्लू लिटमस. होगा कोई कलर चेंज? ऑब्वियसली नहीं होगा. नो कलर चेंज विथ ब्लू लिटमस. पर्पल लिटमस अगर आप डाल रहे हो तो क्या होगा? पर्पल लिटमस आपका ब्लू कलर का हो जाएगा. अच्छा, उसके बाद है येलो कलर विथ मिथाइल ऑरेंज. येलो कलर विथ मिथाइल ऑरेंज, करेक्ट. एंड हमारा लास्ट है पिंक कलर विथ, किसके साथ? पिंक कलर विथ फिनोल्फथैलीन. क्लियर है सबको? पिंक कलर विथ फिनोल्फथैलीन. ये क्लियर है? बेसिस आर सब्सटेंसेस दैट आर बिटर इन टेस्ट, soapy in touch, and turns red litmus blue. No color change with blue litmus, yellow in methyl orange, pink in phenolphthalein. तो ये इंट्रोडक्शन पार्ट था आपका एसिड और बेसिस का. अब हम कुछ थ्योरीज देखेंगे. एसिड और बेस को लेके कुछ थ्योरीज प्रपोज की गई हैं. हम उन थ्योरीज को एक एक करके देखेंगे. फर्स्ट इज आर्हेनियस थ्योरी ऑफ एसिड एंड बेस. First is the Arrhenius theory of acid and base. Let's start with the Arrhenius theory या Arrhenius concept. Arrhenius theory of acid and base. Arrhenius का सबसे पहला पॉइंट था, an acid is a substance that contains hydrogen and produces hydrogen ions in aqueous solution. An acid is a substance. An acid is a substance that contains hydrogen. And produces hydrogen ions this is hydrogen ion in aqueous solution. HCl, हम aqueous solution की बात कर रहे हैं. HCl, H plus, Cl minus, H2SO4, 2H plus SO4 माइनस. तो आर्हेनियस थ्योरी के हिसाब से एसिड एक ऐसा सब्सटेंस है जिसमें हाइड्रोजन प्रेजेंट होगा और वो जब अपने एक्वस सॉल्यूशन में होगा तो वो H प्लस आयंस फर्निश करेगा, H प्लस आयंस को रिलीज करेगा, प्रोड्यूस करेगा. ठीक है. नाउ उनका सेकेंड था बेस. A base is a substance that produces
OH माइनस आयंस इन एक्वस मीडियम। बेटा एक्वस सोल्यूशन में हर जगह लिख रही हूँ। एक्वस सोल्यूशन का मतलब है वो सब्सटेंस या जिस एसिड और जिस बेस की हम बात कर रहे हैं उसका, हमारा जो एसिड और बेस की हम बात कर रहे हैं उसका सोल्यूशन पानी में बना हुआ है। तो आर्हेनियस की थ्योरी के हिसाब से एसिड एक ऐसा सब्सटेंस था जिसमें हाइड्रोजन प्रेजेंट होगा और वो जब अपने एक्वस सोल्यूशन में, यानी जब उस एसिड का सोल्यूशन वाटर में होगा सॉरी, तो वो एसिड H+ आयंस प्रोड्यूस करेगा। उसी तरह आर्हेनियस ने कहा था कि बेस इज अ सब्सटेंस दैट प्रोड्यूसेस OH हाइड्रोक्सी आयंस इन एक्वस सोल्यूशन। जैसे हमारा NaOH, इसको अगर एक्वस सोल्यूशन में Na+ OH माइनस, इसी तरह है हमारा KOH, K+ OH माइनस, MgOH होल 2, Mg2+ + 2OH माइनस। तो एसिड और बेस, एसिड एक ऐसा सब्सटेंस था which furnishes H+ ions in aqueous solution and base is a substance that furnishes OH- ions in aqueous solution. हमारा थर्ड पॉइंट है all acids that ionize completely, मतलब completely ionize का मतलब है कि वो completely H+, उसके पास जितना भी हाइड्रोजन है वो in the form of hydrogen ions उसको रिलीज कर दे रहा है पानी में, जितना भी हाइड्रोजन है उसको। तो all the acids that ionize completely and hence produces more concentration of H+ ions, is more concentration of H+ ions are called strong acids, strong acids। अब जैसे बेटा हम लोगों ने ऊपर वहां पे भी देखा था कि HCl है तो यहाँ H+ या Cl- या H2SO4 है, तो ये उसने पूरी तरह ये कंप्लीटली आयोनाइज करके जितना भी H इनके पास है वो सारा का सारा H, ये मतलब वो सारा का सारा हाइड्रोजन ये इन द फॉर्म ऑफ हाइड्रोजन आयंस एक्वस सॉल्यूशन में रिलीज कर देते हैं। तो इस तरह की जो एसिड्स होती हैं जो कंप्लीटली आयोनाइज कर जाती हैं उनको हम कहते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड्स अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस कंसेप्ट। आर्हेनियस के कंसेप्ट के हिसाब से स्ट्रॉन्ग एसिड्स हम इन्हीं को कहते हैं। एंड ऑल एसिड्स दैट आयोनाइज partially and produces less concentration, भाई जितना आयोनाइज करेगा उतना ज्यादा H+ आयंस, उतना ज्यादा क्वांटिटी में H+ आयंस एक्वस सॉल्यूशन में जाएगा ना, इसीलिए मोर कॉन्सेंट्रेशन होता है जब स्ट्रॉन्ग एसिड हो। एंड ऑल एसिड्स दैट आयोनाइज पार्शियली, पूरी तरह आयोनाइज नहीं करते, एंड प्रोड्यूसेस लेस concentration of H+ ions in aqueous solution are called weak acids, इसका एक एग्जाम्पल है बेटा, देखो CH3COOH, ये है हमारा एसिटिक एसिड, इसको हम कहते हैं एसिटिक एसिड। तो ये देखो यहाँ ये पार्शियली आयोनाइज
बट ये कंप्लीटली आयोनाइज ना होके ये पार्शियली आयोनाइज करता है, और पार्शियली आयोनाइज करने के कारण H+ का लेस कंसंट्रेशन ये पानी में शो करता है। व्हाट इज एसिटिक एसिड? आप जो हम लोग विनेगर खाते हैं, जो हम विनेगर यूज कर रहे हैं, दैट इज नॉट प्योर, मतलब उसमें एसिटिक एसिड होता है इन डाइल्यूटेड फॉर्म। तो ये वही एसिटिक एसिड, तो दैट इज अ वीक एसिड बिकॉज इट आयोनाइजेस इन इट्स एक्वस सॉल्यूशन टू रिलीज ओनली फ्यू H+ आयंस, या कह सकते हैं इट पार्शियली आयोनाइजेस इन एक्वस सॉल्यूशन। ठीक है, ये क्लियर है? ये इस इंडिकेटर का मतलब है दिस इज एन इक्विलिब्रियम, ये और ये लगातार चलता रहता है, इधर से इधर और इधर से इधर, ये रेगुलर चलता रहता है। ठीक है, नाउ दिस वाज व्हाट इज स्ट्रॉन्ग एसिड एंड व्हाट इज वीक एसिड। सिमिलरली आर्हेनियस ने बताया था व्हाट इज अ वीक बेस एंड व्हाट इज अ स्ट्रॉन्ग बेस। All bases that ionize completely and hence produces more concentration of OH- ions are called strong bases. Are called strong bases. A base, strong base वो बेस होते हैं जो जिनके पास जितना भी OH आयन हो, जितना भी OH होता है, जितना भी, जैसे उसमें हाइड्रोजन एटम, उसी तरह इनके पास जितना भी OH होता है, जितना आपने एक्वस सॉल्यूशन में सारा का सारा जो OH पार्ट है इनका वो रिलीज कर देते हैं, तो उनको हम कहते हैं स्ट्रॉन्ग बेस। स्ट्रॉन्ग बेस का एक एग्जाम्पल है बेटा KOH, याद है KOH, ये एक स्ट्रॉन्ग बेस है क्योंकि जैसे ही हम इसके एक्वस सॉल्यूशन बनाएंगे ये कंप्लीटली आयोनाइज कर जाएगा, और आयोनाइज करके कंप्लीटली हाइड्रोक्सिल आयन प्रोड्यूस कर देगा। जितना भी हाइड्रोक्सिल आयन है इसके पास वो फर्निश कर देगा अपने एक्वस सॉल्यूशन में। तो अब इसका एग्जाम्पल ये देखो MgOH2, लास्ट एग्जाम्पल मैंने दिखाया, यहाँ होगा सॉरी Mg प्लस 2OH माइनस, यानी इनके पास जितना भी था इन्होंने फर्निश कर दिया अपने एक्वस सॉल्यूशन में, तो दे आर कंसिडर्ड एज स्ट्रॉन्ग बेसेस। एंड बेसेस दैट आयोनाइज पार्शियली, bases that ionize partially and produces less concentration of OH- ions are weak bases. क्लियर? जो आयोनाइज कर कंप्लीटली आयोनाइज कर जाए और जितना और कंप्लीट आयोनाइज करने पे हाइड्रोक्सिल आयन कंप्लीटली आयोनाइज करके दे दे, उनको हम कहते हैं स्ट्रॉन्ग बेसेस। और जो कंप्लीटली आयोनाइज ना करे, कुछ उसमें रह ही जाए, तो उनको हम कहते हैं वीक बेसेस। वीक बेस का हमारा एक एग्जांपल है अमोनियम हाइड्रोक्साइड। यहाँ पे ये क्या होता है बेटा, देखने में तो ये लग रहा है कंप्लीटली आयोनाइज कर रहा है, बट ये कंप्लीटली आयोनाइज करता नहीं है। ये देखो ये इक्विलिब्रियम में है, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, ये रेगुलर फेज में चेंज होता रहता है, तो इसके कारण ये कभी भी कंप्लीटली आयोनाइज नहीं करता है, कुछ ना कुछ ये बच जाता है। स्ट्रॉन्ग बेस के केस में अगर आप स्ट्रॉन्ग बेस इसको वाटर में डिसॉल्व करके सॉल्यूशन बनाओ, तो ये कंप्लीटली टूट के सीधे का सीधे आयन सारा दे देगा। ठीक है, लेकिन
वीक बेस के केस में क्या होता है, ये चलता रहता है आगे से पीछे, पीछे से आगे, ये कभी भी कंप्लीटली आयोनाइज करके OH माइनस पूरी तरह फर्निश नहीं करता है, ये वापस इस फॉर्म में ऑलवेज एग्जिस्ट करता ही करता है अपने एक्वस सॉल्यूशन में। ये कंप्लीटली आयोनाइज कर जाता है और ये कंप्लीटली आयोनाइज नहीं करके ये कुछ ना कुछ इस रूप में अपने वापस ओरिजिनल फॉर्म में वो एग्जिस्ट करता ही करता है। दैट इज वाई ये पूरी तरह आयोनाइज नहीं कर पाता है, पूरी तरह आयोनाइज नहीं करता है तो OH माइनस का कॉन्सेंट्रेशन उतना हाई नहीं होगा। दैट इज वाई दे आर कंसिडर्ड एज वीक बेसिस। क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट, neutralization is defined as the reaction between an acid and a base to form water. Neutralization reaction is defined as the reaction between an acid and a base to form water. जैसे HCl प्लस NaOH, बहुत इजीली आप बता सकते हो ये एक एसिड है, ये एक बेस है और ये हमारा बनाएगा NaCl प्लस H2O, दिस इज वाटर। तो आर्हेनियस कंसेप्ट के हिसाब से न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन वाज डिफाइंड एज द रिएक्शन बिटवीन एन एसिड एंड अ बेस टू फॉर्म वाटर। क्लियर है? ये था आर्हेनियस का कंसेप्ट। दिस वाज आर्हेनियस कंसेप्ट फॉर एसिड्स एंड बेसिस। बट इस कंसेप्ट के बहुत सारे ड्रॉबैक्स भी थे। कंप्लीटली भाई इसने थ्योरी दी, अच्छी दी, सब कुछ दिया, काफ़ी कुछ इंफॉर्मेशन दी, बट स्टिल आर्हेनियस थ्योरीज हैव लॉट्स ऑफ लिमिटेशंस। क्या क्या लिमिटेशंस है हम लोग देखते हैं अभी। Limitations of Arrhenius theory. Limitations कह लो या इसका ड्रॉबैक कह लो, वही limitations या ड्रॉबैक। आर्हेनियस थ्योरी का सबसे पहला ड्रॉबैक ये था कि वैसे सब्सटेंस जिनमें हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है वो उनका एसिडिक नेचर नहीं बता सकता था। आर्हेनियस के कंसेप्ट के हिसाब से एसिड वो सब्सटेंस होता था जिनके पास हाइड्रोजन प्रेजेंट हो। लेकिन वो कंपाउंड्स का क्या, जिनके पास हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं होते हैं उनका क्या? तो आर्हेनियस की थ्योरी इसको प्रॉपर्ली एक्सप्लेन करने में अनेबल थी। ठीक है, तो आर्हेनियस थ्योरी कुड नॉट एक्सप्लेन द एसिडिक नेचर ऑफ सब्सटेंसेस। आर्हेनियस थ्योरी कुड नॉट एक्सप्लेन the acidic nature of substances that do not contain hydrogen, जो हाइड्रोजन नहीं है जिनमें, उनका वो कैसे प्रेडिक्ट करेगा? उनका तो पहला कहना ही था कि उसमें हाइड्रोजन का प्रेजेंस जरूरी है। तो जिस कंपाउंड में हाइड्रोजन है ही नहीं तो हाउ कुड इट प्रेडिक्ट कि वो एक एसिड है या एक बेस है? अब एग्जाम्पल ले ले, एग्जाम्पल में देखो CO2 SO2, बेटा हम सब जानते हैं कि CO2 SO2 एसिडिक होता है नेचर में। एक्वा सोल्यूशन में डालेंगे तब हमारा पता चलेगा ना
कि इसको टेस्ट करेंगे लिटमस से तब। लेकिन अगर हम ऐसे चाहे बताना, हम सब जानते हैं इनमें तो हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है, अगर हम इस बेसिस पे डिसाइड करें आर्हेनियस कंसेप्ट के हिसाब से, तो इसमें हाइड्रोजन का प्रेजेंस जरूरी है एसिड होने के लिए, बट दे डू नॉट कंटेन हाइड्रोजन एंड दे आर स्टिल एसिड्स। तो Arrhenius theory could not explain the acidic nature of substances that do not contain hydrogen। हम अच्छी तरह जानते हैं कि ये सारे एसिडिक हैं, बट Arrhenius theory cannot explain this। हमारा सेकेंड पॉइंट है कि ठीक इसी तरह जिस तरह एसिड है, अब कुछ ऐसे बेस भी हैं जिनमें OH नहीं प्रेजेंट है। तो OH नहीं प्रेजेंट है इसका मतलब वो बेस नहीं है ना। बेस ऐसे जो बेस तो है लेकिन उनमें OH प्रेजेंट नहीं है, तो आर्हेनियस थ्योरी उसको तो एक्सप्लेन नहीं कर सकती है। आर्हेनियस थ्योरी के हिसाब से उनमें OH होना मस्ट है। तो बेसेस विच डू नॉट कंटेन OH माइनस, बेसेस विच डू नॉट कंटेन, बेसेस which do not contain OH minus ions could not be explained on the basis of Arrhenius theory। इस थ्योरी के हिसाब से ये बेस जिसमें OH माइनस नहीं है, हम उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते कि हाउ दोज आर बेसेस। इसका हमारा एग्जांपल है CaCl2। CaCl2 बेस है लेकिन हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते। मैग्नीशियम ऑक्साइड हमारा बेस है, हम जानते हैं ये बेस, ये जब वाटर में जाएगा तो भले शो करेगा, लेकिन आर्हेनियस के हिसाब से तो ये चीज प्रेजेंट होना ही जरूरी है बेस होने के लिए। इनमें तो ये प्रेजेंट ही नहीं है, तो हम कैसे डिसाइड करेंगे कि यू देख कर कि ये बेस है। आर्हेनियस के कंसेप्ट के हिसाब से इस तरह के एसिडिक सब्सटेंसेस और बेसिक सब्सटेंसेस जिनमें H नहीं है और OH नहीं है, उनको एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता था आर्हेनियस के कंसेप्ट से। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज आर्हेनियस की थ्योरी। एक तो बेटा हमने स्टार्टिंग से ही देखा है कि आर्हेनियस की थ्योरी हमारी लिमिटेड थी एक्वस सॉल्यूशंस तक। आर्हेनियस ने हर जगह वर्ड एक्वस सॉल्यूशन यूज किया है, तो इट वाज वेरी मच लिमिटेड टू द एक्वस सॉल्यूशन। विदाउट एक्वस सॉल्यूशन हम ये नहीं बता सकते थे कि वो सॉल्यूशन एसिडिक। अब ये सब्सटेंसेस जो हैं CO2, SO2, ये सब हम नहीं बता सकते कि ये मतलब एक्वस सॉल्यूशन तो उसका बेस था, तो इट वाज लिमिटेड टू एक्वस सॉल्यूशन। Arrhenius theory was limited to aqueous solution. It was unable to explain. Arrhenius theory was limited to aqueous solution. It was unable to explain the acidic and basic nature, the acidic and basic nature of substances in gaseous phase, in gas phase or non-aqueous phase or non-aqueous phase। इसका कहने का मतलब ये है कि अगर कोई भी सब्सटेंस आर्हेनियस थ्योरी में हर जगह हमने वर्ड यूज किया है एक्वस सॉल्यूशन, यानी अगर कोई भी सब्सटेंस गैसियस फेज में है तो हम कैसे बताएंगे कि वो हमारा एसिड है या बेस है, या फिर नॉन एक्वस है। नॉन एक्वस मतलब पानी के अलावा उसका किसी में सॉल्यूशन बना है, देन हाउ कैन वी एक्सप्लेन कि वो एसिड है या बेस है। आर्हेनियस थ्योरी इज वेरी मच लिमिटेड टू द प्रेजेंस ऑफ एक्वस सॉल्यूशन। क्लियर है? दिस वाज one of the main limitations of Arrhenius theory. The final is Arrhenius theory could not explain, the Arrhenius theory could not explain the neutralization reaction
Arrhenius theory could not explain the neutralization reaction which do not involve formation of water, which do not involve formation of water. Arrhenius थ्योरी के हिसाब से न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन वो रिएक्शन है जिसमें एक एसिड और एक बेस आपस में रिएक्ट करके हमारा वाटर प्रोड्यूस करता है। लेकिन ऐसे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस का क्या जिनमें वाटर प्रोड्यूस नहीं होता है, दिस इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। लेकिन इस रिएक्शन में देयर इज नो फॉर्मेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, देन how can it be explained? Arrhenius theory was unable to explain the neutralization reaction in which there was no formation of water molecules. This was the limitations of Arrhenius theory. Arrhenius theory के हिसाब से acid वो substance था। Arrhenius theory के हिसाब से acid वो substance था जिनमें हाइड्रोजन प्रेजेंट होगा और वो अपने एक्वस सॉल्यूशन में हाइड्रोजन आयंस फर्निश करेगा। बेस वो सब्सटेंस होगा जिसमें OH प्रेजेंट होगा और अपने एक्वस सॉल्यूशन में वो OH माइनस आयंस फर्निश करेगा। उसके बाद वैसे सारे एसिड्स जो कंप्लीटली आयोनाइज कर जाएं उनको कहते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड्स, और जो पार्शियली आयोनाइज करते हैं उनको हम कहते हैं वीक एसिड्स। वैसे बेसिस जो कंप्लीटली आयोनाइज करते हैं उनको हम कहते हैं स्ट्रॉन्ग बेसिस, जो पार्शियली आयोनाइज करते हैं उनको हम कहते हैं वीक बेसिस। और न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन वो रिएक्शंस होते हैं जिन रिएक्शंस में एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करके वाटर का फॉर्मेशन करते हैं। ये हमारा आर्हेनियस का कंसेप्ट था। लेकिन इसके ये तो आर्हेनियस ने कंसेप्ट दिया था, लेकिन उसके साथ साथ इस कंसेप्ट के बहुत सारे ड्रॉबैक्स भी निकले। ड्रॉबैक्स में सबसे पहला कि आर्हेनियस का कहना था कि एसिड में H होना जरूरी है, लेकिन बहुत सारे सब्सटेंसेस ऐसे भी थे जो एसिडिक इन नेचर थे, हम पता है कि वो एसिडिक इन नेचर हैं, लेकिन उनमें हाइड्रोजन नहीं था, तो आर्हेनियस कंसेप्ट इसको एक्सप्लेन नहीं कर सकता है। दूसरा, कुछ ऐसे बेसिस भी थे जिनमें OH नहीं था पर फिर भी वो बेसिस हैं। आर्हेनियस का कंसेप्ट इसको भी एक्सप्लेन नहीं कर रहा था। आर्हेनियस के हिसाब से आर्हेनियस का सबसे बड़ा लिमिटेशन ये था कि उसकी जो भी थ्योरी थी वो एक्वस सॉल्यूशन तक लिमिटेड थी। अगर हमारा कोई सब्सटेंस गैसियस फेज में है या किसी नॉन एक्वस सॉल्यूशन में है तो हम कैसे डिसाइड करेंगे? आर्हेनियस वाज अनेबल टू एक्सप्लेन दिस। द फोर्थ वन, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, जिसमें आर्हेनियस का कहना था कि वाटर का फॉर्मेशन होता है, लेकिन कुछ ऐसे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस हैं जिनमें वाटर मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन नहीं होता है। तो how come we can explain this on the basis of Arrhenius concept? This was not possible to explain these type of neutralization reaction based on this theory. तो Arrhenius की theories के अपने को अच्छा later studies ने show किया था कि actually H+ ions जो है उनका कोई independent existence नहीं होता है aqueous solution में। कहने का मतलब ये है कि हम कह रहे थे कि एसिड वो है, जैसे एसिड वो है तो वो टूट के H+ देता है, पर लेटर स्टडीज ने शो किया था कि H+ एग्जिस्ट नहीं करता है। देयर इज नो एविडेंस, ये इंडिपेंडेंट नहीं रहता है, ये इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करता। एक्चुअली ये वाटर के साथ रिएक्ट करके, वाटर मॉलिक्यूल के साथ ये रिएक्ट करके ये बना लेता है H3O+ हाइड्रोनियम आयंस। ठीक है, लेटर स्टडीज ने शो किया था कि एक्चुअली H+ नहीं होता है, वो हाइड्रोनियम आयन में H+ खुद को कन्वर्ट कर लेता है। ठीक है, और बाद में हम हाइड्रोनियम आयन के ही कंसेंट्रेशन से फिर ये कहा जाता है कि कंसेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन से डिसाइड होता है कि वो कितना एसिडिक है, या जैसे H+ से डिसाइड होता था उसी तरह हाइड्रोनियम आयन का कंसेंट्रेशन से हम कह सकते हैं कि वो मतलब हाइड्रोनियम आयन का कंसेंट्रेशन अगर बढ़ा तो एक्वस सॉल्यूशन में किसी भी सब्सटेंस में जो कोई भी सब्सटेंस जो अपने एक्वस सॉल्यूशन में है, तो अगर हाइड्रोनियम आयन का कंसेंट्रेशन बढ़ रहा है तो वो सब्सटेंस से एसिड है। क्लियर है सबको? नाउ दिस इज ऑल अबाउट आर्हेनियस थ्योरी ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। इसके डिमेरिट्स भी हैं, तो इन डिमेरिट्स को ध्यान में रखते हुए और भी थ्योरीज प्रपोज की गई एसिड और बेस को एक्सप्लेन करने के लिए।
हम 3 थ्योरीज देख रहे हैं, आरेनियस थ्योरी, ब्रॉन्स्टेड लाउरी थ्योरी और लीविस थ्योरी। कोई भी थ्योरी अपने आप में सफिशिएंट नहीं है। सभी हम 3 थ्योरीज देखेंगे, लेकिन इनमें इन तीनों में से कोई भी जो थ्योरी है वो अपने आप में पूरी नहीं है। ऐसा नहीं है कि किसी एक थ्योरी पे बेस्ड होके हम सब कुछ एक्सप्लेन कर सकते हैं, हम सारे सब्सटेंसेस का एसिड नेचर, बेसिक नेचर सब कुछ एक्सप्लेन कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। वो डिपेंड करता है कंडीशन ऑफ द रिएक्शन या नेचर ऑफ द रिएक्शन, उस पर डिपेंड करता है। एक्चुअली कंडीशन ऑफ द रिएक्शन और नेचर ऑफ द रिएक्शन को ध्यान में रखते हुए इन 3 थ्योरीज को जगह जगह अलग अलग जगह यूज किया जाता है। कैसा कंडीशन है, क्या नेचर है रिएक्शन का, तब हम डिसाइड करते हैं कि अच्छा इसको इस थ्योरी से एक्सप्लेन कर सकते हैं और इसको इस थ्योरी से एक्सप्लेन कर सकते हैं। हर को एक ही थ्योरी से एक्सप्लेन करना पॉसिबल नहीं है। इन द नेक्स्ट क्लास वी विल सी द अदर 2 थ्योरीज। सो थैंक यू।